हाँ जी सर। मैं आपके सामने टाइम ऑफ सप्लाई को लेकर बात कर रही हूँ और टाइम ऑफ सप्लाई में भी गुड्स का केस बात कर रहे हैं, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई का केसेस गुड्स के केसेस में अलग देखा जाएगा, सर्विसेज का केसेस जो होगा वो और डिफरेंट देखा जाएगा। तो सबसे पहले गुड्स के केसेस में आते हैं। क्या कहता है अगर गुड्स के बारे में बात की जाए तो ये कहता है कि टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में कब आता है, तो ये है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट अंडर सेक्शन 31 when invoice is required to issue। तो क्या कहने का मतलब है, ये कह रहा है कि अगर टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो किसके केस में देखा जाए, गुड्स के केस में देखा जाए, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन आपने इनवॉइस को इशू किया, या फिर जो लास्ट डेट होती है अंडर सेक्शन 31 व्हेन इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू इशू। अब आप मुझसे पूछेंगे मैम सेक्शन 31 क्या कहता है, ये बता दो। तो सेक्शन 31 बहुत सिंपल सा है। सेक्शन 31 कहता है कि हमें इनवॉइस कब इशू करनी है, तो हमें इनवॉइस इशू करनी है जब हमारे गुड्स का रिमूवल हो रहा हो, तो गुड्स के रिमूवल के टाइम पे कर दो। अगर वो कंटिन्यूस सप्लाई है तो कंटिन्यूस सप्लाई के केस में क्या करेंगे, देखो कंटिन्यूस सप्लाई है तो क्या मामला होगा इसमें, या तो आपने पहले पीरियोडिकल रिटर्न भेजा होगा, या फिर आपको जो पीरियोडिकल पेमेंट है वो पेमेंट आया होगा। तो जो भी पहले आया हो। अब आता है कि अगर हमने गुड्स को अप्रूवल पर भेजा है, तो जनरली अपन 180 डेज का वेट करेंगे और अप्रूवल जो भी क्या हो जाएगा, अर्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये आपको समझता है क्या बोला, टाइम ऑफ सप्लाई किसके केस में, गुड्स के केस में कब होती है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट व्हेन इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए। सेक्शन 31 कब कहता है इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए, जब गुड्स का रिमूवल होता है। कंटिन्यूस सप्लाई के केसेस में पीरियोडिकल रिटर्न या फिर पेमेंट जो पहले हो। और अगर हम बात करें गुड्स अप्रूवल के मामले में, तो अप्रूवल आ गई हो या 180 डेज जो भी अर्लियर हो, हम जो है वो क्या मानेंगे, हम मानेंगे वो लास्ट डेट है जब इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए। और जो भी अर्लियर होगा वो हम क्या करेंगे, गुड्स के केस में मानेंगे कि वो टाइम ऑफ सप्लाई है। ठीक है। अब आता है अगर ये टाइम ऑफ सप्लाई, ये वाला जो केस मैंने आपको बताया, ये केस जो था वो था फॉरवर्ड चार्ज के लिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये फॉरवर्ड चार्ज की जगह अगर केस रिवर्स चार्ज का हो, सर ये रिवर्स चार्ज क्या होता है, क्या ये आपको पता है। मैंने बोला हाँ जी सर, हमें पता है कि रिवर्स चार्ज में क्या होता है। जनरली देखो जीएसटी का रीजन कुछ ऐसा है, थोड़ा समझो। सप्लायर जो होता है वो गुड्स सप्लाई करता है, ठीक है। रिसिपिएंट जो होता है वो क्या करता है, गुड्स रिसीव करता है। अब सप्लायर जब सप्लाई करता है, रिसिपिएंट गुड्स रिसीव करता है, तो सप्लायर को क्या करना पड़ता है, टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है, जीएसटी, और इसी को जीएसटी पे करना पड़ता है। लेकिन आरसीएम ये कहता है कि भाई ये जो रिसिपिएंट है ना, ये रिवर्स चार्ज में क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। कुछ केसेस हमने आपको बता रखे उसमें। अब जब किसी पर्सन को रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है ना, ये तो क्या उसका भी ऐसा ही चलता है कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर जो रिसिपिएंट होता है वो थोड़ी ना इनवॉइस इशू करता है, इनवॉइस तो इशू सप्लायर करता है। तो जब हम रिवर्स चार्ज के केसेस में गुड्स की बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, है ना। हाँ जी सर। अब एक और चीज़, यहाँ पर मैंने आपको गुड्स रिमूवल करवाया, इस रिमूवल के आगे आप एक बार वर्ड जो है वो और ऐड कर सकते हो, अवेलेबल फॉर डिलीवरी, है ना। कितनी बार क्या होता है कि गुड्स जो होता है वो डिलीवरी के लिए अवेलेबल हो जाता है, लेकिन सामने वाला हमको कहता है कि भाई हमें 2 दिन बाद डिलीवर करना, 4 दिन बाद डिलीवर करना। तो ये वाला केस भी मैंने आपको बता दिया।
अब चूँकि मैं आपको ये रिवर्स चार्ज वाला केस बता रही हूँ, अब रिवर्स चार्ज में थोड़ा रिवर्स होता है। अब अपन रिसिपिएंट के हिसाब से सोचते हैं। अब मुझे बताओ कि रिसिपिएंट के लिए क्या ज़रूरी होता है। रिसिपिएंट के लिए इन्वॉइस इशू करना जो होता है वो क्या मैंडेटरी होता है? तो मेरी बात सुनो सर, इन्वॉइस तो सप्लायर इशू करता है। तो इसलिए बोला कि अगर रिवर्स चार्ज का केस है तो सप्लायर के इन्वॉइस इशू करने का 31st डे, ठीक है। तो इन्वॉइस के इशू से 31st डे इसको क्या करना पड़ेगा, इसका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। या तो ये पहला केस हो या फिर दूसरा पेमेंट, ठीक है, या फिर तीसरा गुड्स रिसीव्ड। तीन चीज़ें हम देखेंगे। मैंने क्या बोला, इनवॉइस से 31st डे, पेमेंट और गुड्स रिसीव। जो भी अर्लियर हो जाएगा वो इसके लिए रिवर्स चार्ज में क्या बन जाएगा, इसके लिए रिवर्स चार्ज में क्या बन जाएगा, इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो मैं आपको फिर बताती हूँ, अगर रिवर्स चार्ज की बात करें तो रिवर्स चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, जो इन्वॉइस हमारे सप्लायर ने इशू करी है ना फॉरवर्ड चार्ज में, जैसे वो इशू करता है, तो जब उसने इशू करी है तो इशू करने का 31st डे के बाद हमारी इन्वॉइस इशू हो जाना चाहिए। अगर उससे पहले पेमेंट हो गया या फिर उससे पहले उसे गुड्स रिसीव हो गया, तो जो भी पहले होगा हम लोग क्या करेंगे, उसमें टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। तो ये मैंने आपको केस बता दिया रिवर्स चार्ज का। अब देखिए, एक दो डाउट अगर आपको आते हैं ना तो मैं वो क्लियर करवा देती हूँ। पहला डाउट जो मैं आपको क्लियर करवा रही हूँ वो है कि फॉरवर्ड चार्ज में एडवांस पेमेंट पर कोई जीएसटी नहीं लगता। तो ध्यान रखना, एडवांस पेमेंट पर कोई जीएसटी नहीं लगता फॉरवर्ड चार्ज पर। लेकिन क्या रिवर्स चार्ज में एडवांस पेमेंट पर टैक्स लगता है? तो हाँ लगता है। और ये मैं सिर्फ गुड्स के लिए कह रही हूँ, मैं सर्विसेज के लिए नहीं कह रही हूँ। मेरा सिर्फ टारगेट अभी गुड्स है। तो मैं गुड्स में आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि जब गुड्स में हम एडवांस पेमेंट के बारे में बात करते फॉरवर्ड चार्ज में, तो हम कंसिडर ही नहीं करते हैं। लेकिन हम जब यहाँ पर रिवर्स चार्ज में एडवांस पेमेंट की बात करते हैं तो हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमारी कंडीशन में पता है पेमेंट भी जुड़ जाता है। और अर्लियर अगर पेमेंट है तो फिर हमारी टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगी। लेकिन यहाँ वाली कंडीशन में पता है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट, कहीं पर भी पेमेंट के बारे में नहीं लिखा हुआ है। तो ये पक्की बात, ये क्लियर हुआ। अगर ये क्लियर हुआ है तो अब मैं आपको जो बढ़िया चीज़ पे ले जा रही हूँ वो है सर्विसेज। ये और भी बढ़िया है। सर्विसेज में क्या होता है कि अब हम सर्विसेज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या लेंगे, हम क्या टाइम ऑफ सप्लाई लेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इन्वॉइस इशू करने की, तो ये बोलता है कि हमको इन्वॉइस इशू कर देनी है। कितने टाइम में इन्वॉइस इशू कर देनी है? तो ये कहते हैं, ये देखो, सबसे पहले अगर ये कहता है कि इन्वॉइस जो होती है, इन्वॉइस अगर इशूड हो जाती है, इन्वॉइस अगर इशूड हो जाती है विद इन द टाइम पीरियड जो प्रिस्क्राइब कर रखा है, कहाँ प्रिस्क्राइब कर रखा है, अंडर सेक्शन 31। तो इन्होंने बोला है कि विद इन अ टाइम पीरियड जो प्रिस्क्राइब कर रखा है अंडर सेक्शन 31, ठीक है। तो अगर 31 के अकॉर्डिंग इन्वॉइस इशू हो जाती है तो ये बोलता है कि टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा, जो आपका इन्वॉइस का डेट है और जो आपका पेमेंट है, जो भी क्या होगा, अर्लियर होगा। तो जो भी आपका इन्वॉइस है और जो भी आपका पेमेंट है, जो भी अर्लियर होगा हम उसे लेंगे, ठीक है, जो भी अर्लियर होगा। लेकिन ये कहता है कि अगर एडवांस आपको मिलता है, जैसे पेमेंट आपको मिला और वो अप टू 1000 रुपये तक है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनना, पेमेंट में भी इन्होंने दो कंडीशन बोली, पेमेंट में भी इन्होंने दो बातें बोली। या तो आपने क्या कर दिया है, आपने उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दिया या फिर क्रेडिट कर दिया। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका, ठीक है, जो अर्लियर हो। तो ये बात पक्की समझ में आई। ये मैंने आपको बोला कि जब इन्वॉइस सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग इशू हो गई हो। अब मेरी बात सुनना, अगर मैं आपसे कहूँ कि 31 के अकॉर्डिंग इन्वॉइस नहीं इशू हुई तो क्या करेंगे? बोलेंगे जिस दिन हमने प्रोविज़न बनाया, क्योंकि अब तो हमने इन्वॉइस इशू नहीं करी, अगर हमने 31 फॉलो नहीं किया तो हमने इन्वॉइस इशू नहीं करी। तो ये बोलता है कि डेट ऑफ प्रोविज़न ऑफ सर्विस, डेट ऑफ प्रोविज़न ऑफ सर्विस। तो ये कहता है कि भाई डेट ऑफ प्रोविज़न ऑफ सर्विस जो होगा वो, और जो पेमेंट, और पेमेंट के लिए वही कंडीशन है। क्या कंडीशन है? क्रेडिट या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने लिखा वो जो भी होगा विच एवर इज़ अर्लियर,
ये हमने पेमेंट के लिए बोलना है। अब देखो सर, ये 31 जो है वो क्या कहता है, ये कहता है कि प्रोविज़न के, ध्यान से सुनना, मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखती हूँ। 31 जो है वो क्या कहता है, 31 सेक्शन 31 जो सर्विसेज का केस है, उसमें सेक्शन 31 जो है वो क्या कहता है, सर्विसेज के केस में सेक्शन 31 ये कहता है कि आपको 30 डेज मिलते हैं। कहाँ से, प्रोविज़न से। आपको 30 डेज में इनवॉइस इशू कर देनी है। लेकिन अगर वो बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी है तो फिर वहाँ आपको 45 डेज मिलते हैं, ठीक है। तो प्रोविज़न से आपको 31st डे या फिर 45 जो होता है ना, उस डे पर आपको इनवॉइस इशू कर देनी है, ठीक है। अगर यहाँ पर दूसरा केस दे रखा कि इन केस ऑफ सीसेशन ऑफ सप्लाई, तो एक और चीज़ यहाँ लिखी है, इन केस ऑफ, अगर सीसेशन ऑफ सप्लाई होता है ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज, तो बिफोर कंप्लीशन ऑफ सप्लाई द इनवॉइस टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई मेड बिफोर सच सीसेशन शुड बी इशूड एट अ टाइम ऑफ सप्लाई सीज। तो ये बोलता है कि जब सप्लाई सीज हो गई ना, तो सप्लाई के सीज होने पर आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। और देखो, अगर वो कंटिन्यूस सप्लाई है, अगर वो क्या है, अगर वो कंटिन्यूस सप्लाई है, तो कंटिन्यूस सप्लाई क्या कहता है, अगर वो कंटिन्यूस सप्लाई है तो कंटिन्यूस सप्लाई कहता है कि इनवॉइस शुड बी इशूड आइदर ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, या फिर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, या फिर सर्विस रिसीव, या फिर पेमेंट, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है, पेमेंट यहाँ पर भी आ गया, लेकिन हाँ ठीक है। तो ये बोलता है कि पेमेंट और सर्विस रिसीव जो भी अर्लियर हो हम वो देखते हैं, ठीक है। क्लियर इट, यस सर। तो अब आपको क्या देखने का है कि अगर मैं ये केस जो है सर्विसेज का केस, अगर मैं आपको रिवर्स चार्ज में बताऊं, तो रिवर्स चार्ज में सिर्फ इतना देखना है, पेमेंट और 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, बस जो भी क्या हो जाए अर्लियर हो जाए। पक्की बात है जी सर। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि रिवर्स चार्ज की बात हुई, पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जो अर्लियर होगा हमारा रिवर्स चार्ज उस पर लगेगा। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं यही चीज़ आपको वाउचर्स के बारे में कहूँ तो आप मुझसे क्या कहेंगे। वाउचर्स गुड्स और सर्विसेज के वाउचर्स होते हैं। वाउचर्स में क्या होता है, जब हम लोग वाउचर्स को इशू करते हैं और वाउचर्स को इशू करते टाइम ही हमें पता है, यानी कि वो आइडेंटिफाइबल है। तो जो आइडेंटिफाइबल है उसके केस में बहुत सिंपल सा फंडा लगता है कि जब हम इशू कर रहे हैं तभी उस पर क्या करेंगे, हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। लेकिन अगर वो आइडेंटिफाइबल नहीं है तो फिर जब वो रिडीमेबल होगा तो उस टाइम पर हम क्या मानेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। पक्की बात है जी सर, यस सर। अगर अब मैं आपको कहूँ कि कोई रेजिडुअल केस है, अगर रेजिडुअल केस है तो आप उस रेजिडुअल केस में क्या कहेंगे। देखो, दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो आप रिटर्न फाइलिंग की डेट ले लो, ठीक है, जो आप पीरियडिकल रिटर्न फाइल करते हो,
या फिर जो आपका पेमेंट का टाइम होता है तभी हम क्या मानेंगे, उसका टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे, अगर ऐसे कुछ केसेस है तो। क्लियर इट। अब मेरी बात सुनो, टाइम ऑफ सप्लाई कुछ केसेस में क्या लेना है, कुछ एडिशनल केसेस हैं। उसमें सबसे पहला केसेस है इंटरेस्ट, या फिर जिसे हम बोलते हैं लेट फीस। तो इंटरेस्ट और लेट फीस के केस में ये कहता है कि इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब आता है, तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई आता है डेट ऑन विच द सप्लायर, तो यहाँ पर क्या आएगा सुनना, डेट ऑन विच द सप्लायर receives such एडिशन इन वैल्यू। तो जब आपको मिलेगा तब इसका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। ठीक है, अगर इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी वाला कोई केस है तो। अब सुनिएगा नेक्स्ट, एक कंसेप्ट होता है चेंज इन टैक्स रेट में, है ना। तो ये चेंज इन टैक्स रेट को हम कैसे कंसीडर करेंगे, ठीक है सर। अब सुनो, जब हम चेंज इन टैक्स रेट के बारे में बात करते हैं तो हम सप्लाई को सबसे प्रायोरिटी में रखते हैं, ठीक है, कि भाई सप्लाई जो है वो हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ें रखते हैं, एक तो होता है इनवॉइस, एक होता है पेमेंट। अब बहुत ध्यान से सुनना, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हुआ या नहीं, अगर मैं कहूँ सप्लाई हो गया और इनवॉइस भी हो गया डेट चेंज होने से पहले, और डेट यहाँ चेंज हुई, तो क्या होगा, जो इनवॉइस है ना, हम उसी को क्या मान लेंगे, जो ये मतलब हम बोलेंगे कि यहाँ पर आपको ओल्ड रेट लगेगी। कैसे ओल्ड लग जाएगी, क्योंकि जो सप्लाई के साथ पहले हुआ, ठीक है, इनवॉइस। अब अगर मैं आपको कहूँ सप्लाई हो गया, ठीक है, और यहाँ रेट चेंज हो गई, अब यहाँ पर इनवॉइस और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर लेंगे। अब मेरी बात सुनो, तो यहाँ पर कौन सी रेट लग जाएगी, यहाँ पर न्यू रेट लग जाएगी। अगर मैं कहूँ कि सप्लाई हो गया, इनवॉइस अभी इश्यू नहीं हुई, ठीक है, और रेट चेंज हो गया और पेमेंट हमने कर दिया, तो यहाँ पर इनवॉइस भले इशू नहीं हुई लेकिन पेमेंट अपन ने रेट चेंज होने से पहले कर दिया ना, तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारा ओल्ड रेट लग जाएगा। उसी तरीके से क्या होता है, हम क्या करते हैं, केसेस को ड्रॉ करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए रेट चेंज हो गई, उसके बाद सप्लाई हुआ, और उससे पहले अगर इनवॉइस बन गई, ठीक है, तो हमेशा हमारी प्रायोरिटी जो सप्लाई के बाद होता है उसको होती है। सप्लाई के बाद इनवॉइस बनी तो इनवॉइस को प्रायोरिटी देंगे, और अगर इनवॉइस और पेमेंट दोनों ही बाद में हुआ है तो विचएवर इस अर्लियर को प्रायोरिटी मिलेगी। वैसे ऐसे इसमें इस तरीके से याद रख सकते हो, जैसे सप्लाई जो है वो क्या है, आपकी बसंती है, ठीक है। अब ये जो इनवॉइस और पेमेंट है, इसमें से किसी को भी जय वीरू मान लो। अब मेरी बात सुनो, बसंती से के पास जो पहले आएगा तो जय, तो जय पहले आएगा तो बसंती किसकी, जय की। अगर वीरू पहले आएगा तो बसंती किसकी, वीरू की। तो उस अकॉर्डिंग आप देखोगे कि जो पहले है वो कौन सी डेट पर है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर करेंगे कि रेट कौन सी लगने वाली है, चेंज इन रेट का इफेक्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई। थैंक यू।